गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लानिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने दूसरे यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन पर भी चलती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्लासेस ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज आपको पता ही दोस्तों, अपनी डीसी मोटर का पार्ट दोस्तों 5th चलने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 जिसने नहीं देखा जरूर देख लेना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर मेरा भाई पहली बार कोई आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है। कौन सा लॉसेज होता है दोस्तों? ए आयरन लॉसेज, बी ताम्र क्षति, या सी आंतरिक क्षति है दोस्तों। इसमें से कोई भी नहीं। देखिए, अगर बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर, तो डीसी मोटर के अंदर दोस्तों आपको पता है लोह क्षति भी पाई जाती है, कॉपर क्षति भी पाई जाती है, और यांत्रिक लॉसेज भी पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि तीनों ही लॉसेज पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए दोस्तों, लोह क्षति कहाँ पाई जाती है? आपको आर्मेचर से रिलेटेड है। ठीक है, आर्मेचर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, आपका आर्मेचर में ही आपका क्या होता है? कॉपर लॉसेज होता है। लेकिन आपको जगह का पता होना चाहिए कि लोह क्षति कहाँ होगी। लोह क्षति दोस्तों आर्मेचर की एक तो कोर में होती है, क्योंकि दो प्रकार की होती है ना। हमारा आर्मेचर में दो प्रकार की क्षति होती है, मतलब आर्मेचर में जो कोर होती है उसमें दो प्रकार की क्षति होती है। एक तो होती है दोस्तों स्टेरिस, एस से डिनोट कर लेंगे जिसको, एच स्टेरिस। तो स्टेरिस होती है दोस्तों जो अपना कॉपर, मतलब जो अपनी जिस धातु की ये कोर बनती है ना, जैसे मान लो सिलिकॉन की बनती है तो इसके साथ क्या, सिलिकॉन स्टील की बनती है तो इसमें सिलिकॉन मिलाया जाएगा, तो उसकी वजह से स्टेरिस लॉसेज को कम ज़्यादा किया जा सकता है। साथ ही साथ लोह क्षति दूसरे प्रकार की कौन से? एडी करंट, ई। तो एडी करंट प्रकार की है वो दोस्तों दो पत्तियों के बीच का जो अपन वार्निश, ठीक है, जो लेमिनेटेड डालेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो कह सकते हैं कि कोर से रिलेटेड हो गई अपनी लोह क्षति। लोह क्षति किससे रिलेटेड है? कोर से। अगर बात करें कॉपर ताम्र क्षति या कॉपर क्षति की, तो आर्मेचर से ही, लेकिन आर्मेचर के अंदर दोस्तों कोर से नहीं, ये वाइंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो हम आर्मेचर पे वाइंडिंग करेंगे दोस्तों वो होगी अपनी कॉपर क्षति। बाकी यांत्रिक की बचती है, तो यांत्रिक आपको पता ही है जहाँ घूमने वाला भाग होगा, बिल्कुल जैसे हमारी बेयरिंग होती है, हमारा आर्मेचर का फ्रिक्शन होता है, तो इस तरीके से ये सारे जहाँ घूमने वाला भाग होगा वहाँ यांत्रिक क्षति मिलेगी। तो फाइनली आ जाएगा डी आंसर। और आप सबको पता लग गया कि आयरन लॉसेज, कॉपर लॉसेज और यांत्रिक लॉसेज किस चीज़ से रिलेटेड है और कहाँ पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 42 की ओर कि किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को दोस्तों लेमिनेटेड बनाया जाता है। अभी जस्ट किया ही है कि कोर को लेमिनेटेड बनाने के लिए कौन सी लॉसेज को कम किया जा सकता है, तो जल्दी से बता दीजिए। ए हिस्टैरिसीस क्षति को, बी एडी करंट क्षति को, सी देखने में सुंदर होती है इस वजह से, या दोस्तों डी आर्मेचर के वजन को कम करने के लिए। बहुत अच्छा, शानदार। देखिए दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए सभी भाइयों का अच्छा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अभी देखा था दोस्तों एडी करंट लॉसेज। देखिए कोर की लेमिनेशन, लेमिनेशन का मतलब जो कोर, दो कोर के बीच में जो हम वार्निश डाल रहे हैं, ठीक है, लेमिनेटेड चीज डाल रहे हैं, तो दो कोरों को अलग अलग करने का काम कर रही है ये लेमिनेटेड। तो जितना अच्छा लेमिनेटेड रहने वाला है उतना ही उसका एडी करंट लॉस दोस्तों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हिस्टेरिस लॉसेज आपको पता ही है, जो कोर होगी ना उसके अंदर किसकी, सिलिकॉन की मात्रा से निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना दोस्तों दोनों ही चीज़ों का। चलिए आगे चलते हैं, वजन में हल्का होने से कोई उसका रिलेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 43 की ओर कि किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात की जाती है। बड़ा ही सिंपल सा है, स्ट्रे क्षतियाँ ज्ञात कौन सी होती है? स्ट्रे यानी बिल्कुल जो स्थिर रहने वाली है ज्यादातर। ए लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, बी लोह क्षति या प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति, या दोस्तों सी आर्मेचर क्षति एवं सीरीज फील्ड, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर दीजिए 43 का। बहुत शानदार। देखिए दोस्तों स्ट्रे क्षति, स्ट्रे लगभग मतलब स्ट्रे का मतलब हो गया एक जगह स्थिर रहने वाली, और स्थिर दोस्तों अपन लोह क्षति को स्थिर ही बोलते हैं। और यांत्रिक क्षतियां भी लगभग दोस्तों कैसी रहती है? नियत टाइप की रहती है, स्थिर रहने वाली होती है स्ट्रे। ठीक है, तो स्ट्रे क्षति में ये दोनों क्षतियां काउंट हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही था सभी दोस्तों का। 44 पे आइए दोस्तों कि किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात की जाएगी। डीसी मोटर की दक्षता दोस्तों किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाएगी? देखिए यांत्रिक क्षति है तीनों ही, इसके फॉर्मूले आप देख लीजिए। देखिए आउटपुट यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति लिख दिया, और नीचे लिखा है दोस्तों मल्टीप्लाई तो 100 से चल ही रहा है। बी में लिखा है आपको उत्पन्न यांत्रिक ऊपर दे दिया और आउटपुट नीचे दे दिया दोस्तों। ठीक है, इंटू 100 से चल ही रहा है। थर्ड में देखिए इनपुट यांत्रिक तो ऊपर आया है और वैद्युतिक शक्ति नीचे आ चुकी है, तो बिल्कुल इसको भी मल्टीप्लाई 100 से, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। 44 जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों बात हो रही है मोटर की दक्षता, मोटर की दोस्तों किसकी दक्षता की बात हो रही है, तो आउटपुट जो होगा यांत्रिक लॉसेज, आंतरिक शक्ति मतलब, और जो उत्पन्न होने वाली है। यानी आपका देखिए अब इसको चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये आपका आर्मेचर है, इसके अंदर दोस्तों कुछ अपना जो मोटर है, मोटर के अंदर एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर में कुछ उत्पन्न हो गया, क्या
कुछ शक्ति उत्पन्न हो गई है, ठीक है, कुछ आपके इसके अंदर पावर एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, उत्पन्न हो गई है। अब वो बाहर कितनी मिल रही है, शाफ्ट के द्वारा बाहर कितनी मिल रही है, भाई अंदर कुछ पैदा हो गई, उसके बाद उसमें से कुछ खपत होगी, किसकी वजह से, यांत्रिक क्षतियों की वजह से कुछ खपत होगी। तो यानी कि दोस्तों जो मशीन के इंटरनल में जो पैदा हो रही है पावर, उसको यांत्रिक क्षति के द्वारा काट दिया जाता है, जो बची कुची होती है वही हमारी क्या कहलाती है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इसका ए, बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान रखने की कोशिश करना, भाई उत्पन्न अंदर हो जाती है, उसके बाद जो बाहर हमें आउटपुट मिल रहा है वो होगी दोस्तों इसकी यांत्रिक दक्षता, क्योंकि जो यांत्रिक लॉस कट जाएगा ना, तो उसके बाद यांत्रिक दक्षता पूरी पूरी बचेगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 की ओर। ये थोड़ा सिंबल, ये बीच ये सिंबल है ना दोस्तों, यहाँ लगेंगे, ठीक है, तो मैं सिंबल यहाँ लगा देता हूँ, आपको देख लीजिए दोस्तों, ये बराबर यहाँ आ जाएगा, ये भी इक्वल यहाँ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ए, ताम्र क्षति बड़ी हो जाएगी दोस्तों लो क्षति से, या ताम्र क्षति हो जाएगी छोटी दोस्तों लो क्षति से। ये ताम्र क्षति बराबर हो जाएगी दोस्तों घर्षण एवं विंडेज लॉसेज, या दोस्तों डी में दे रखा है ताम्र क्षति इक्वल हो जाएगी दोस्तों स्थिरांक क्षति। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए 45 का, बहुत अच्छा शानदार। देखिए दोस्तों 45 में बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो देखिए हम जब ये जो चीज़ पूछा ना कि अधिकतम दक्षता, तो हमें एक ही चीज़ याद आती है, क्या होता है कि कॉपर लॉसेज इक्वल लो क्षति, ठीक है, यानी आयरन लॉसेज ये होता है। लेकिन अब यहाँ ये बराबर दिए ही नहीं है, ये बड़े छोटे दे दिए दोनों, जबकि अगर ये इक्वल होते तो सिंपल सी बात है यही इसका आंसर हो जाता। चलिए तो पहला और दूसरा तो वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि बड़े छोटे दे दिए, क्योंकि तो जबकि ये दोनों इक्वल होती हैं देन अधिकतम आपको एफिशिएंसी मिल जाती है। आगे देखते हैं, तो घर्षण से जोड़ दिया तो ये कोई मतलब नहीं। लास्ट में चलिए दोस्तों, ताम्र क्षतियाँ बिल्कुल सही है, ताम्र क्षति प्लस स्थिरांक, स्थिरांक मतलब जो स्थिर रहने वाली है, तो स्थिर कौन सी रहती है दोस्तों, लोह क्षति। तो इनडायरेक्टली इसने लोह क्षति को यहाँ स्थिरांक क्षति से डिनोट कर दिया है। तो हमारी ये होती है दोस्तों वेरिएबल प्रकार की, यानी जो चेंज होती रहती है क्षति, ये स्थिरांक वाली होती है लोह क्षति। तो ठीक है दोस्तों, कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें से वेरिएबल लॉस कौन सा होता है, तो कॉपर लॉसेज लोड के साथ वेरिएबल होता है। स्थिरांक लॉसेज कौन सा होता है, तो लोह क्षति होती है। तो एक तरीके से इसको डिनोट यहाँ कर दिया और ये इसको इक्वल बता दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या अपनी 46 की ओर। डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रख दिया जाए तो ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स के अंदर ऐसे प्रैक्टिकली टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए अपरिवर्तित रहेगी, बी दोगुनी हो जाएगी, सी आधा रह जाएगा, या दोस्तों डी इसमें से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि ईएमएफ की उत्पन्न है ना, उत्पन्न ईएमएफ, तो ईबी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि बैक ईएमएफ ही उत्पन्न होता है डीसी मोटर के अंदर। तो ठीक है, डीसी मशीन के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल डीसी मोटर के सॉरी डीसी जनरेटर के अंदर है ना, तो आपकी डीसी मोटर आती है तो बैक ईएमएफ लिखेंगे और जनरेटर लिख देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, फाई हो गया जेड एन पी अपॉन 60A दोस्तों। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं अपन। देखिए 60A से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पोल वगैरह का कोई इशू उठाया ही नहीं इसने। पोल कुछ बोला है नहीं हुआ, तो पोल इक्वल ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, चाल को दोगुनी कर दिया जाए, यानी घूर्णन गति को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। फ्लक्स को बिल्कुल स्थिर रहता है, तो दोस्तों आपका ये भी स्थिर ही रहेगा ना भाई। जेड बिल्कुल चालक की संख्या, तो देखिए सारी चीज़ कटती है, तो लगभग इधर इधर अगर हम 2 से गुना करते हैं तो दोस्तों इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 46 में 2 से ही गुना करना पड़ेगा, जब भी तो बात बनी रहेगी। भाई इधर 3 से गुना किया तो इधर 3 से, क्योंकि बराबर बीच में लगा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में उसने कुछ बोला नहीं। फ्लक्स को आपको स्थिर रखना है, चालकों की संख्या आपकी चेंज होती नहीं है, पोल्स आपके बीच मोटर में चेंज नहीं होंगे, पोल चेंज नहीं होंगे तो समांतर पथ चेंज नहीं होंगे, और 60 वैल्यू एज इट इज रहती है। तो फाइनली बचता है कि ई बी इक्वल हो जाता है एन, और जब एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बी भी अपना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। ईएमएफ आपका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 47 की ओर। क्रेन और हॉयस्ट के लिए किस प्रकार की मोटर को दोस्तों प्राथमिकता दी थी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्रेन ट्रेन हॉयस्ट बिल्कुल याद होगा सभी को। ए शंट मोटर, बी संचयी कंपाउंड मोटर, यानी दोस्तों ये हो गया अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, या श्रेणी मोटर, या इसमें से कोई भी आप यूज ले सकते हैं। देखिए क्रेन ट्रेन ओएस्ट ये जो होते हैं ना भारी भरकम काम होते हैं, उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, बिल्कुल सही दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सभी भाइयों को सही है। इन सब के लिए दोस्तों किसका यूज लेते हैं हम, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, तो क्रेन ट्रेन और होएस्ट इस तरीके से इनको याद रखना, इजीली आपको याद रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 की ओर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती या होता है।
स्थिर वोल्टेज है आपका, वोल्टेज जो सो कोई जनरेटर है वो आपको स्थिर वोल्टेज देगा, यानी कंटिन्यूस सेम वोल्टेज देने वाला है। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ए न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए, बी न्यूनतम धारा क्षमता होनी चाहिए, सी न्यूनतम आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए या उच्च आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए कंटिन्यू आपको सेम वोल्टेज चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा। देखिए शानदार सभी भाइयों का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न प्रतिरोध। जब आपका निम्न प्रतिरोध रहेगा तो उसके अंदर खपत कम ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है भाई। मिनिमम आपका उसके अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो वो जो एक बार खाना होगा वो खा लेगा, आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही निम्न है रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस रह जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी कम कभी ज़्यादा चेंज हो सकता है। लेकिन जब पहले ही रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो उसमें वेरी करने के लिए कोई उसके पास बचता नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जब निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है खुद जनरेटर का, तो वो स्थिर वोल्टेज जनरेटर हमें कहलाएगा। यानी एक तरीके का डीसी हमारा जो शंट होता है दोस्तों, एक तरीके का, ठीक है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर कहते हैं ना इसे। चलिए याद रखना स्थिर वोल्टेज जनरेटर कौन सा होता है। आइए 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मशीनी औजारों के लिए निम्न में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है या प्राथमिकता दी जाती है। यानी मशीनी टूल्स, जो आपके मशीन टूल्स होते हैं दोस्तों, उनमें आप किस मोटर को प्राथमिकता देंगे उनके यूज के लिए, उसको बनाने के लिए। ए श्रेणी मोटर को, बी संचयी युक्त मोटर यानी आपकी हो गई दोस्तों ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, बी हो गई दोस्तों, सी हो गई शंट मोटर, और डी हो गई दोस्तों विभेदित यानी दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। चलिए जल्दी से बता दीजिए। देखिए मशीनिंग टूल्स जैसे आता है आपको सिंपल सा याद आ जाना चाहिए दोस्तों, शंट मोटर। कौन सा, शंट मोटर, तो इससे जुड़ा होना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों सी। देखिए रेल ट्रेन क्रेन होइस्ट आया था तो हमने सीरीज मोटर को इससे जोड़ लिया। अब जो मशीनिंग टूल आता है दोस्तों तो वो डीसी शंट मोटर से जुड़ा हुआ होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप देखिए प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की बात करते हैं तो दोस्तों संचयी यानी जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है ना, कई बार पूछ लेते हैं इसका भी। तो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये ध्यान रखना, प्रिंटिंग प्रेस बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर संचय मोटर होती है। और डिफरेंशियल का पूछा जाए तो दोस्तों बैटरी के अंदर, ठीक है, बैटरी के लिए, ठीक है दोस्तों। डिफरेंशियल का यदि पूछा जाए तो बैटरी के लिए, बूस्टर के लिए कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर दोस्तों, 50 नंबर के क्वेश्चन का ओर, कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्यों। आपका जो डीसी मोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है। ए यह मोटर की चाल को सीमित रखता है, बी ये मोटर को स्टार्ट करता है इसलिए, या दोस्तों डी ये स्टार्टिंग धारा सी यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, या दोस्तों डी इसमें से कोई भी नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार मैक्सिमम टाइम आपने इसको दोस्तों एग्जाम्स के अंदर देख लिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं और इजी हो गए क्योंकि अब सबको याद भी हो चुके हैं। बहुत अच्छा, शानदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। यह स्टार्टिंग धारा को क्या करता है दोस्तों, सुरक्षित मान के भीतर रखता है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कोई सा भी स्टार्टर हो आपका, चाहे 2 पॉइंट स्टार्टर हो, देखिए 2 पॉइंट होता है, एक 3 पॉइंट होता है, एक 4 पॉइंट होता है। चलिए स्टार्टर के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं। स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित करता है ये सबको पता है, लेकिन 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए दोस्तों, अपनी सीरीज मोटर के लिए, ठीक है दोस्तों, सीरीज, ठीक है। और 3 पॉइंट होता है दोस्तों शंट यानी एस एच, और ये कंपाउंड के लिए, दोनों के लिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लिखने में प्रॉब्लम तो आप सुन लेना, ठीक है। इसके साथ साथ अगर 4 पॉइंट की बात की जाए तो ये भी दोस्तों शंट प्लस दोस्तों जो अपनी कंपाउंड उन दोनों के लिए। अब ये क्या बात हुई कि भैया ये तो समझ गए कि 2 पॉइंट हो गया सीरीज के लिए, लेकिन अब 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में तो कंफ्यूजन हो गया कि भाई सीरीज और शंट दोनों के लिए काम, शंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज ले रहे हो। तो दोस्तों जो 3 पॉइंट है ना, इसी का मॉडल रूप, इसी को हमने थोड़ा और चेंज किया है, ठीक है, मॉडिफाइड कर दिया एक तरीके से, कि ये पुरानी गाड़ी है 3 पॉइंट स्टार्टर, तो इसको मॉडिफाई करके 4 पॉइंट स्टार्टर बना दिया है। और इसके अंदर मॉडिफाई क्या किया है, OLC एक तरीके की, ठीक है, OLC एक एक्स्ट्रा तरीके से हम इसके अंदर यूज लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट में क्या इशू आता था, जब शंट और कंपाउंड मोटर को चलाते हैं तो जैसे ही आपकी मोटर पे हल्का फुल्का लोड चेंज होता है, लोड जब आपका हल्का फुल्का चेंज होगा तो ये मोटर जैसे ही ओवर करंट लेना, थोड़ा सा करंट ज़्यादा लेगी, भी लोड बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा लेगी, और ये मोटर क्या करती है दोस्तों, ट्रिप मार जाती थी। ये जो अपना स्टार्टर है ना 3 पॉइंट, ये ट्रिप हो जाता था, तो बार बार मोटर को हमको चलाने की आवश्यकता पड़ती थी। जबकि 4 पॉइंट में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। 4 पॉइंट में थोड़ा इसका जो अपना ओवरलोड होगा एक तरीके से, भाई लोड तो चेंज होगा तो लोड ज़्यादा तो होगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का ज़्यादा हो रहा है ना तो ये ट्रिप नहीं होता 4 पॉइंट, बस इतना सा इसमें फर्क है। जबकि ये हल्के फुल्के लोड पर भी ट्रिप हो जाता था 3 पॉइंट। 4 पॉइंट हल्के फुल्के लोड पर ट्रिप नहीं होता है, जब ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ मतलब इसकी सहनशील से काम ज़्यादा हो जाएगा, देन ये ट्रिप करेगा। तो इसका मतलब जो छोटे मोटे ट्रिप है उससे हमें बचोतरी हो गई है, उससे हमें इसमें सावधानी मिल गई है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी को इसका पता लग गया होगा कि सुरक्षा करता है धारा से, लेकिन आपको सीरीज शंट और कंपाउंड तीनों का इसमें
पता चल गया होगा। दोस्तों आज की क्लास लगी जरूर जस्ट बताएं कि कैसी लगी आप सभी को। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाएं, शेयर कीजिए। और दोस्तों और ज़्यादा अच्छी क्लासेस के लिए आप बने रहें कंटिन्यू, और अभी सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। तो आपकी क्लासेस दोस्तों मंडे टू फ्राइडे अपनी चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।